इस समय की बड़ी खबर है, कयामत की रात है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? अंदेशा तो कुछ इसी तरह का है। भारत सरकार ने पूरी तरह से कहा है कि कोई भी भारतीय नागरिक ईरान न जाए, लेकिन इससे भी बड़े संकेत हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ग्रीस चले गए हैं। वो इससे पहले भी ठीक इसी तरह से जब ईरान ने मिसाइल दागने शुरू किए थे इजराइल पर, तो वो ग्रीस चले गए थे। क्या है इस हमले के पीछे की खबर? इससे क्या होगा? सोचिए, रेयर अर्थ की लड़ाई है। अमेरिका एक साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर चुका है। वो डेनमार्क को धमकी दे रहा है कि ग्रीनलैंड छोड़ना पड़ेगा, ग्रीनलैंड हमारा है। साथ ही वो ईरान, जिसमें सबसे बड़ा तेल का भंडार मिला है, गैस का भंडार है, उस पर वो कब्जा चाहता है। क्या वो कब्जा कर पाएगा? और चीन और रूस क्या करेंगे? किस तरह से चीन के कर्ज में अमेरिका दबा हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए उसे वेनेजुएला के तेल पर कब्जा चाहिए, जो वो कर चुका है। उसे रेयर अर्थ एक मटेरियल है जो चीन के पास सबसे ज्यादा है, वो ग्रीनलैंड में भी है। उसे ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए और गैस का जो सबसे बड़ा भंडार निकला है ईरान में, उस पर कब्जा चाहिए। क्या ऐसा संभव है? वही सोचिए, दुनिया में संसाधनों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। भारत लगातार अमेरिका के दबाव में आता जा रहा है। पहले वो रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका था, अब उसने ईरान में चाय और चावल का निर्यात बंद कर चुका है। तो सवाल है कि हम क्यों घाटा उठा रहे हैं? भारत सरकार की पॉलिसी क्या है? अमेरिका किसी का सगा नहीं है। और सोचिए, हम दुनिया के लोगों को अमीर बना रहे हैं। ये सतुआ बाबा है, इनके पास डिफेंडर है, इनके पास पोर्स नाम की गाड़ी है और ये उस पर माला, ध्रुप माला चढ़ा रहे हैं। अब सोचिए, इनकी इन गाड़ियों का पैसा किसके पास जाता है? पोर्स जो है वो जर्मनी की कंपनी है। रेंज रोवर, लैंड रोवर, ये डिफेंडर, ये सब गाड़ियां भी विदेशी तकनीक से बनी हुई है। ये बाबा को जो लोग 10-10 रुपए देते हैं, उनके लिए खबर है। आप उन 10-10 रुपए को लेकर इन बाबा को 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए न देकर आपने अगर स्कूल बनवाया होता, अस्पताल बनवाया होता, कॉलेज बनवाया होता, तो आपको फायदा होता। ये सब बातें आपको बात करनी पड़ेगी, नहीं तो जर्मनी में बना कार आपके देश में लाएंगे, ये यहाँ चढ़ेंगे, जर्मनी भी अमीर होगा और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो क्या ये साधु संत हैं? इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, कयामत की रात में बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी दुनिया में सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक के दम पर युद्ध लड़ा जाने वाला है। दरअसल अमेरिका पोर पोर कर्ज में डूब चुका है। ट्रंप एक बार फिर से, उनके पास कोई चारा नहीं, वो चाहते हैं कि दुनिया के तमाम संसाधनों पर कब्जा करके वो अमेरिका को फिर से सुपर पावर बनाए, क्योंकि अमेरिका लगातार चीन से पीछे पड़ रहा है। चीन के पास रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ के लिए ही वो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, लेकिन ईरान पर हमला महंगा पड़ेगा। सोचिए, ईरान की अपनी ताकत है, रूस और चीन जो है वो ईरान को बैकअप कर रहा है। तो क्या अमेरिका हमला करेगा? इसी तरह के संकेत तो हैं। खामनेई लगातार ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि हमारा बड़ा इतिहास रहा है, हम मजबूत लोग रहे हैं, हमें डरना नहीं है, हमें जमकर सामना करना है अमेरिका का। लेकिन सवाल है कि क्या इन मौके पर रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ जाएगा? क्या ये युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है? ये बात तो तय है कि रूस और चीन सीधे सीधे ईरान के साथ मिलकर तो नहीं लड़ेगा, लेकिन हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। तो सोचिए, ईरान जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, बांग्ला जैसे देश को क्या हालत होगी। और भारत भी जब तक और मजबूत नहीं होता है, आपकी हालत भी ऐसी होती रहेगी। जो बीच के देश हैं, जो थोड़ा कमजोर देश हैं, वो युद्ध में घिरते जा रहे हैं। वेनेजुएला का क्या हुआ? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया, तेल पर कब्जा कर लिया। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन सोचिए, यूक्रेन के साथ क्या हुआ? यूक्रेन दोहरी मार झेल रहा है। रूस उस पर कब्जा करना चाहता है। अब अगर रूस से बचना है तो युद्ध लड़ना है या फिर सरेंडर करना है। युद्ध भी लड़ना है तो उसे यूरोप से हथियार चाहिए, अमेरिका से हथियार चाहिए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में युद्ध चलता रहे ताकि उसका हथियार बिके। लेकिन अब हथियारों की डीलिंग में चीन और रूस भी आगे आ गया है। तो ये दोनों देश भी नहीं चाहते हैं कि युद्ध रुके। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान को दो तरफा मार झेलनी पड़ेगी।
अमेरिका भी उस पर हमला कर रहा है। अब अमेरिका से लड़ना है, इजराइल से लड़ना है, तो उनको हथियार भी चाहिए। ऐसे में वो हथियार रूस से खरीदेंगे, चीन से खरीदेंगे। अब बताइए उस देश की क्या हालत होगी। इसका मतलब साफ है कि दुनिया भर में रूस, चीन और अमेरिका, ये तीनों मिलकर छोटे छोटे देशों को अपने कब्जा में कर लेना चाहते हैं। और ये बात हम भारतीयों को भी समझनी पड़ेगी। सोचिए हमारा कितना, एक तो पहले ही ट्रंप के दबाव के चलते हमारी क्या स्थिति हो गई है। इसलिए हमें पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, और अच्छे संबंध तभी रहेंगे जब आप सामरिक रूप से मजबूत रहेंगे। अमेरिका मजबूत है, उसका कोई पड़ोसी देश उस पर हमला करने की नहीं सोचता है, बल्कि वो हमले से बचना चाहता है। जबकि अमेरिका कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है, वहां का राष्ट्रपति किसी चर्च में जाकर कोई डुगडुगी नहीं बजाता है, कोई चर्च बाइबल गीता नहीं पढ़ता है। वो सामरिक रूप से मजबूत है, उसके पास फाइटर प्लेन है, उसके पास लेटेस्ट आर्मी है, लेटेस्ट नेवी है, लेटेस्ट रॉकेट लॉन्चर है, उसके पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। इसलिए वो अपने पड़ोसी देशों पर धाक रखता है और जब चाहे जहां चाहे कब्जा कर लेता है। रूस के साथ भी यही है। रूस धीरे धीरे यूरोप पर कब्जा करता जा रहा है। यूक्रेन के पास कुछ नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उसे हथियार खरीद कर लड़ना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन पर वो कब्जा जमा ले। चीन के साथ भी यही है। चीन वियतनाम पर कब्जा करना चाहता है, चीन जापान को कंट्रोल करना चाहता है, और नहीं तो कम से कम आप सरेंडर कर दीजिए, सारा बिजनेस हम करेंगे। तो सोचिए वही देश सुरक्षित है जिसके पास तकनीक है, हथियार है और जो मजबूत राष्ट्र है। लेकिन उन देशों का क्या होगा जो धार्मिक लवादा ओढ़े हुए हैं। आप पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान भारत से कमजोर मुल्क है। अगर उसे लड़ना पड़ेगा तो उसको भी रूस, चीन और अमेरिका हथियार की सप्लाई करेगा। हमें भी अमेरिका और रूस हथियार की सप्लाई करेगा। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को और भारत को। लेकिन अगर भारत अपनी ताकत दिखाएगा, अपने सामरिक रूप से मजबूत है, तो पाकिस्तान चू नहीं कर सकता है। इसी तरह से बांग्लादेश को भी अमेरिका चढ़ा रहा है कि आप भी युद्ध के लिए प्रेरित हुई, भारत से लड़िए। उससे अमेरिका को क्या फायदा होगा कि वो हथियार बेचेगा। बांग्लादेश रूस से भी हथियार खरीदेगा, चीन से भी हथियार खरीदेगा, अमेरिका से भी हथियार खरीदेगा। लेकिन फिर भी वो भारत से नहीं जीत सकता है, पाकिस्तान नहीं जीत सकता है, नेपाल नहीं जीत सकता है। लेकिन हमें अपनी ताकत और बढ़ानी होगी, ये साफ संकेत है। लेकिन सोचिए हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे देश में रिसर्च नहीं हो रहा है। अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, हम मजबूत हैं तो सिर्फ अपनी सेना की बदौलत। हमारी सेना जो है उसकी अदम्य इच्छा शक्ति, शौर्य और साहस की वजह से हम मजबूत हैं। सोचिए हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा फाइटर प्लेन खर्च करने में जा रहा है, क्योंकि हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, फाइटर प्लेन नहीं बना सकते हैं। जबकि खनिज संपदा की बात करें तो भारत के पास सब कुछ भंडार है। लेकिन सोचिए भारत में क्या चल रहा है। ये बाबा हैं, सतुआ बाबा, ये पोरसे से चलते हैं। हम और आप जो 10 रुपए धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर देते हैं, उसे ये डिफेंडर से चलते हैं, पोरसे से चलते हैं। इनकी जितनी गाड़ी की कीमत है ना, उसमें शानदार स्कूल खुल सकता है, वहां बच्चे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सतुआ बाबा की दिक्कत नहीं है, इस सरकारें भी इसी तरह से चल रही है। यहाँ सरकार लोगों को अंधविश्वास में धकेल रही है, गुमराह कर रही है। जरूरत है रिसर्च सेंटर बनाने की, स्कूल कॉलेज बनाने की, यूनिवर्सिटी बनाने की, अगर आपको सुरक्षित रहना है तो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे विज्ञान पर, तकनीक पर, और यहाँ के धन्ना सेठ क्या कर रहे हैं, वो महंगी महंगी गाड़ियों की एजेंसी खोल रहे हैं। गाड़ी जर्मन मेड आ रही है, अमेरिकन आ रही है, गाड़ी फ्रांस से आ रही है, हम राफेल खरीद रहे हैं। हम अपना कुछ नहीं बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में वैज्ञानिक सोच वाली सरकार चाहिए, विज्ञान और तकनीक को मानने वाली सरकार चाहिए। अगर बीजेपी और कांग्रेस से आप ईमानदारी से मुकाबला करें तो मनमोहन सिंह के दौर में फिर भी तकनीक पर काम हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, आस्था बहुत निजी विषय है। जब आस्था को आप सत्ता से घालमेल करेंगे तो सतुआ बाबा जैसे लोग डिफेंडर और पोरसे चढ़ेंगे और बच्चे के स्कूल नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होगा। बताइए अमेरिका से युद्ध होगा तो सतुआ बाबा का क्या योगदान होगा? पाकिस्तान से भी युद्ध होगा तो इनका क्या योगदान होगा? मैं फिर कह रहा हूं, आस्था अच्छी चीज है, उसको अपने तक सीमित रखिए। लेकिन मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपनी नस्लों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो स्कूल जाइए, अस्पताल खोलिए, रिसर्च सेंटर में जाइए। ये जानबूझकर इस देश को कुछ मुट्ठी भर लोग जो जातिवादी, मनुवादी सोच के हैं, वो अंधविश्वास और कर्मकांड फैला रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण महाभारत हमारी अच्छी कहानियां हैं, उनसे लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी तकनीकी सदी होगी,
अब ये लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ अब कोई बम नहीं गिरेंगे, तोपें नहीं फटेंगी। अब लड़ाई मिसाइल से होंगे, अब लड़ाई ड्रोन से होगा, अब लड़ाई तकनीक से होगा। और वही देश मुकम्मल रूप से कामयाब रहेगा जिसके पास तकनीक होगी। जो देश अंधविश्वास में लिपटा हुआ है, कर्मकांड में लिपटा हुआ है, उसका कोई भी बेजा इस्तेमाल कर सकता है। भारत एक मजबूत मुल्क है। हम चाहते हैं कि भारत और तकनीकी रूप से मजबूत बने, और उसके लिए सतुआ बाबा की जरूरत नहीं है। भारत को तकनीक की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। पैसा कॉलेज में दीजिए, यूनिवर्सिटी में दीजिए, लेबोरेटरी में दीजिए, हल को दीजिए जो हेलीकॉप्टर बनाते हैं, आप इसरो को दीजिए, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। विज्ञान पर खर्च करने की जरूरत है। अगर अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। सोचिए, ईरान आज लड़ने की हिम्मत दिखा रहा है तो इसलिए क्योंकि उसने मिसाइल पर काम किया है। क्या अमेरिका ईरान को हरा देगा? क्या इजराइल कब्जा कर लेगा? युद्ध होगा तो क्या होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, रूस, चीन और अमेरिका ये तीनों मिले हुए हैं और ये तमाम संसाधन वाले देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सीधे कब्जा या अपने सामानों से कब्जा, बाकी देशों को समझना पड़ेगा। अपनी शत्रुता, अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो ये तीनों भस्मासुर दुनिया की इकोनॉमी को निगल जाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।